कोंडापुर एरिया अस्पताल में आरंभ किए गए नए फ्लोर का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ उद्घाटन किया। CSIR द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के अंतर्गत के रहेजा कॉर्पोरेशन फाउंडेशन के तत्वावधान में कोविड रोगियों के लिए विशेष रूप से तीसरा मामला तैयार किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ मिलकर अस्पताल में नए माले में निर्मित विभाग का उद्घाटन कर वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की संबंधित डॉक्टरों से बात कर जानकारियां ली। इसके अलावा नवनिर्मित विभाग के संबंध में तैयार किए गए वृत्त चित्र को भी मंत्रियों ने देखा। इस कार्यक्रम में राज्य के प्रधान सचिवों सहित DME, स्वास्थ्य सचिव के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री हरीश राव ने जन सामान्य से आग्रह करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति सजग रहें। यदि कोई कोरोना संक्रमण के शिकार होते हैं तो निडर होकर इस अस्पताल में अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो जाएं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया। వివిధ ఆసుపత్రులలో ICU బెడ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి, కరోనాలో చాలా మందికి ICU ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతా ఉందని చెప్పి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ICU ట్రీట్మెంట్ కూడా పెంచాలనే ఉద్దేశంతో జిల్లా ఆసుపత్రులు, రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో కూడా 154 కోట్ల రూపాయలతోని మరో 915 ICU బెడ్స్ను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే రాష్ట్రంలో వైద్య రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం మీద మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టారు. అందుకే రాష్ట్రంలో కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రతి మంచానికి కూడా ఆక్సిజన్ సౌకర్యం తీసుకొస్తా ఉన్నాం. డయాలసిస్ యూనిట్ల సంఖ్య పెంచుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వెంటిలేటర్ల సంఖ్య మనం పెద్ద ఎత్తున పెంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రులను కూడా పెద్ద ఎత్తున పెంచుతూ మరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇలా డెలివరీల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగింది. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కేవలం 30% డెలివరీస్ ఉంటే ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్ను ప్రతిపాదించిన తర్వాత 52% ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈరోజు డెలివరీ జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇది ప్రభుత్వ పనితీరుకు गौरव मुख्यमंत्री गच्चीबौली डिवीजन के गौलीदोड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। गोपनपल्ली सर्वे नंबर 37 में अवैध रूप से बनाए गए 208 झोपड़ियों को GHMC अधिकारियों ने निकाल दिया। अधिकारियों की इस कार्यवाही को रोकने का प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गंगाधर रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौलीदोड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित झोपड़ियों को RDO चंद्रकला के नेतृत्व में 8 राजस्व दल कर्मियों और 8 पुलिस दलों के कर्मियों ने अधिकारियों को सहयोग से उन झोपड़ियों को ढहा दिया। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए झोपड़ी वासियों ने RDO को बताया कि हम सब गत 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास आधार कार्ड भी है और हमें मकानों के नंबर भी आवंटित किए गए हैं। अचानक हमारे मकानों को इस प्रकार ढहा दिया गया तो हम कहाँ जाए। इस झुग्गी बस्ती वासियों की मदद के लिए आए पार्षद गंगाधर रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें अपना सामान, अनाज आदि निकालने का भी कोई मौका नहीं दिया गया। इसी संदर्भ में स्थानीय पीड़ितों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस के व्यवहार शैली की निंदा की। ఏం పని చేస్తారమ్మా మీరు? मिशन भागीरथ की सचिव स्मिता सबरवाल ने आज मल्लना सागर रिजर्वायर के पास 540 MLD WTP कार्यों का निरीक्षण किया। मिशन भगीरथ की सचिव स्मिता सबरवाल ने NC मिशन भगीरथ संबंधी मुख्य अभियंता मिशन भगीरथ के अभियंताओं के कार्य प्रगति की जानकारी ली और समीक्षा के पश्चात सभी कार्यों को तेज गति के साथ शीघ्र पूर्ण करने के अधिकारियों को आदेश दिए।
राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आरटीसी अधिकारियों को प्रति गुरुवार को अनिवार्य रूप से बसों में यात्रा करने का आदेश जारी किया है। इन आदेशों के साथ ही सज्जनार ने कहा कि आरटीसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्याओं की जानकारियां लेने के लिए आरटीसी के अधिकारी सप्ताह में एक बार तो बसों में सफर करना चाहिए। सज्जनार ने सभी डिपो मैनेजरों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए प्रति गुरुवार को राज्य भर में स्थित डिपो में बस दिवस आयोजित करने के अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उस दिन सभी अधिकारी बसों में यात्रा करें। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से हमें यात्रियों द्वारा सही जा रही तकलीफों तथा समस्याओं का पता चलेगा। सज्जनार ने इस ताज़ा निर्णय से एक और अधिकारी हैरान हैं तो वहीं दूसरी ओर यात्री बेहद खुश है, लेकिन यह इंतज़ार कर देखना होगा कि आरटीसी के अधिकारी इस आदेश को कहां तक सफल करने में अपना योगदान देते हैं। बसे बरी से इंतजार कर रही नगर वासियों के लिए खुशी की खबर आई है। इस वर्ष हैदराबाद की जग प्रसिद्ध नुमाइश 2022 की आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जो भी हो, नए साल के आरंभ से ही प्रदर्शनी मैदान में प्रदर्शनी आरंभ हो जाएगी। कोविड कारणों के चलते इस वर्ष आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी को अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी समिति ने रोक दिया था। अब यह जानकारी मिली है कि प्रदर्शनी समिति ने व्यापारियों आदि से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी एक्सपो में लगभग 2500 स्टॉल स्थापित करने का प्रदर्शनी समिति ने निर्णय लिया है। प्रदर्शनी के लिए टिकटों की बिक्री, स्टॉलों के भाड़े, दुकानों से बिक्री द्वारा तथा नगर निगम कर के रूप में सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपयों की आय होती है। प्रतिवर्ष नुमाइश 1 जनवरी को आरंभ होकर 15 फरवरी तक चलती है। बीते 80 वर्षों से नुमाइश का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में प्रतिदिन औसतन 50,000 सैलानी आते हैं। इस पूरे सीजन में लगभग 20 लाख से अधिक लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। अब प्रदर्शनी के आयोजकों ने कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरों के चलते आयोजन किस प्रकार रहेगा, इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। राज्य में तहलका मचाए टॉलीवुड ड्रग्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ समाप्त हो गई है। ईडी केस में भी फिल्मी प्रमुखों को क्लीन चिट मिली है। मादक नशीले पदार्थों के आयात को लेकर उनके अन्यत्र भेजने संबंधी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टॉलीवुड से संबद्ध 12 अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों से पूछताछ की। इस जांच एवं पूछताछ में सही आधार नहीं मिलने से इस मामले को इसी स्तर पर बंद करने की कवायद आरंभ हो गई है। इस मामले के प्रकाश में फेमा हवाला संबंधी प्रमाण तथा आधार न मिलने से प्रवर्तन निदेशालय ने भी फिल्मी प्रमुखों को क्लीन चिट दे दिया है। जो भी हो, जोर शोर से चला यह मामला अब एकदम दबकर रह गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के अध्यापन एवं गैर अध्यापन है स्टाफ की कार्यशैली पर निगाह रखने का निर्णय लिया है। प्रोफेसरों की गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट सौंपने के विद्युत विभागों के अधिकारियों से संबंध कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को आदेश जारी किए हैं। ACR में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कार्यशैली सहित सभी अंशों को गोपनीय रिपोर्ट संबंधी विभाग प्रमुखों या प्रधानाचार्यों को सीधे विश्वविद्यालय द्वारा सौंपने का विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया है। यह ऐसा हो तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि ACR लेने के लिए हम कोई सरकारी अधिकारी नहीं हैं। इस संबंध में उस्मानिया विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने कुलपति के नाम पत्र लिखते हुए इस पर आदेशों के वापस लेने का भी आग्रह किया। पत्र में उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक एवं अकादमिक क्रियाकलापों के प्रधान अधिकारी के रूप में कुलपति व्यवहार करते हैं। प्रोफेसर आदि सभी उनके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं कहते हुए औटा ने पत्र में उल्लेख किया है। देखना है कि विश्वविद्यालय इस पत्र पर अपनी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। राज्य सरकार ने गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर डॉक्टर रमेश रेड्डी को नियुक्त किया है। रमेश रेड्डी इस समय गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्थायी प्रिंसिपल सहित DME के पद पर सेवारत है। इनके साथ ही और 30 प्रोफेसरों को भी अतिरिक्त जिला DME की पदोन्नति प्रदान की गई है।
ई जिम्मेदारियां सौंपते हुए स्वास्थ्य सचिव रिजवी ने जियो जारी किए। राज्य सरकार के इस आदेशानुसार पदोन्नतियां प्राप्त किए लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्यों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों के पदों पर पोस्टिंग दी गई है। राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में 4 बार अतिरिक्त डीएमई की पदोन्नतियां हुई है, जबकि स्वराष्ट्र तेलंगाना में यह पहली बार हुआ है। हैदराबाद शहर में बसों की हालत अब असमंजस की स्थिति में आ गई है। गो ग्रीन सिद्धांतों के साथ विद्युत बसों को आरंभ की टीएसआरटीसी को उम्मीद के अनुरूप आमदनी तो नहीं हुई है, लेकिन बसों के रखरखाव के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। सोचा गया था कुछ और, अब हो गया कुछ और की कहावत अनुसार हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसों की हालत हो गई है। विद्युत बसों को मैदान में उतारी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को उम्मीद के अनुसार आय की प्राप्ति नहीं हो रही है। तेलंगाना सड़क परिवहन निगम इस समय आत्मचिंतन में पड़कर छटपटा रहा है। प्रथम चरण में 1 करोड़ रुपयों के छूट के साथ केंद्र सरकार ने विद्युत बसें उपलब्ध कराई। इस प्रयत्न में तेलंगाना सरकार पहले 40 बसों को लेने के लिए आगे आई। या ऐसा हो तो सरकार इन बसों की खरीदी किए बिना भाड़े के आधार पर लेकर हैदराबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तथा शमशाबाद हवाई अड्डे के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके पूर्व ही आशाजनक आय नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद यह आय एकदम ठप हो गई है। लॉकडाउन के कारण हवाई यात्रियों की संख्या घट जाने से उनके संचालन व रखरखाव का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, जो इस समय राज्य सरकार तथा टीएसआरटीसी के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर नगर यातायात पुलिस द्वारा काफी सजग एवं सतर्क करने पर भी वाहन चालकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर मामले दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने पर भी उनके हरकतों को पुनरावृत्ति होती ही जा रही है। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान तथा जांच कार्यक्रमों पर नजर डालें तो इस वर्ष ड्रंक एंड ड्राइव मामले, शराब के नशे में हुए सड़क हादसों के मामले सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। इनकी रोकथाम के लिए 3 पुलिस आयुक्तालयों की परिधियों में पुलिस द्वारा अनेकों प्रयास किए जाने पर भी अनेकों वाहन चालकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वर्ष के नवंबर माह तक 63,303 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। इन सभी मामलों में सर्वाधिक मामले साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय परिधि में ही दर्ज हुए। यह सब देखा जाए तो ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए लोग अपनी आदत को सुधारे बिना अपने हरकतों की पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं। लोगों को लाइसेंस रद्द करने पर भी उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, ना ही कोई जुर्माने का डर उनमें समाया हुआ है। जो भी हो, आने वाला समय ही इन ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े जाने वाले लोगों के भविष्य को निर्धारित करेगा। फैंसी नंबर प्लेटों की मांग परिवहन विभाग पर अशरफी एक ही बारिश कर रही है। हैदराबाद स्थित परिवहन विभाग के सेंट्रल जोन कार्यालय में फैंसी नंबरों की नीलामी में कई लोग प्रतिस्पर्धा में उतरे। फैंसी नंबर प्लेटों की नीलामी के साथ साथ ऑल टाइम फैंसी नंबर ऑल 9 वाले TS09FT 9999 नंबर को अत्याधिक 20,10,000 रुपयों की बोली लगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नंबर को किस्टोन इंफ्रा LLP नामक संस्था ने हासिल किया है। इसी प्रकार TS09FU 0009 नंबर की 7,95,000 रुपयों की बोली लगी। इसी प्रकार TS09F 0001 नंबर को राधिका रेड्डी ने 3.08 लाख रुपए अदा कर इसे अपने नाम कर लिया। जो भी हो, लोगों में फैंसी नंबर प्लेटों को लगाने का शौक काफ़ी बढ़ गया है। आज फैंसी नंबर लगाना व्यक्ति के प्रतिष्ठा का परिचय भी बनता जा रहा है। राज्य में सरकार टीकाकरण को गति देकर इस वर्ष के अंत तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में जुटी हुई है, तो वहीं कई लोग
टीका ना लगाने की जिद पर अड़कर वृक्षों पर चढ़कर टीकों से बच निकल रहे हैं। संगारेड्डी जिले के न्यायलकल मंडल के रेजिनतल ग्राम में टीकाकरण कर्मी टीका लगाने एक मकान पहुंचते ही उस घर का एक युवक टीके से बचने तथा टीका न लगवाने की जिद पर सीधे एक घने वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। गौसुद्दीन नामक यह युवक टीका लगाने की आनाकानी करते हुए झाड़ पर चढ़ गया। गौसुद्दीन के पिता सरदार अली सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे टीका लगाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वह किसी की भी एक नहीं माना। 33 वर्षीय गौसुद्दीन के मस्तिष्क में टीके को लेकर क्या भ्रम है, इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, परंतु उसके परिजनों ने बताया कि हर बार के प्रयास खाली ही गए हैं। लगभग 1.5 घंटे तक वृक्ष पर ही चढ़ा रहा वह युवक। जब टीकाकर्मी वहां से चले गए तब कहीं जाकर वह नीचे उतरकर घर में आया। इसके अलावा एक अन्य घटना में यह भी संगारेड्डी जिले में ही घटी। यहाँ भी एक ऐसे ही युवक ने ग्राम में टीकाकरण करने आए कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले को लेकर पीड़ित स्वास्थ्य कर्मियों ने उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस थाने गए तो पुलिस वालों ने यह जब कर उन्हें थमा दिया कि लिखित रूप में शिकायत की जाए तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, आप तो स्वास्थ्य कर्मी हैं।